नमस्कार दोस्तों, एसएससी के एडवांस मैथ को आसान बनाने के लिए आपके सामने सीरीज नंबर 14 लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। दोस्तों, एसएससी सीजीएल के फॉर्म आ चुके हैं और 2 महीने का हमारे पास समय है। मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि अब हम आपकी एक नई सीरीज दोस्तों एडवांस मैथमेटिक्स और एक सीरीज अर्थमेटिक दोनों पैरेलल लेकर आएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि एक दिन एडवांस आपके सामने आ जाए और एक दिन अर्थमेटिक आपके सामने पेश हो जाए दोस्तों, ताकि आपको एसएससी के पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं एक आइडिया लग जाए। दोस्तों, इस सीरीज में हमने कोशिश करी कि 15 से 16 क्वेश्चन हम आपके करा दें। जब क्वेश्चन दोस्तों हम कराना शुरू करें तो मुझसे पहले आप क्वेश्चन को खुद सोल्व करें, वीडियो पॉज करें और आप देखिए क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड है जो आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं लगभग उसी की तरह है जो एडवांस में आपको टॉपिक वाइज में आपको एडवांस मैथ पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। उसमें बिल्कुल टाइप वाइज हमने बना दिया है उसका पोर्शन। और एसएससी में जो वर्तमान में क्वेश्चन आए हैं उन्हीं को लेकर हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि इस मैसेज को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हमारा कंटेंट उन लोगों तक जरूर पहुंचे जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए हुए हम आगे बढ़ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है एडवांस मैथ में अलजेब्रा का है। क्वेश्चन क्या है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 80 और एक्स माइनस वाई 8 है तो एक्स और वाई का औसत बताना है। तो आप सबसे पहले समझिए भाई, सबसे पहले आप कोशिश करेंगे आप जब एग्जाम में बैठे कि आप ऐसी दो संख्या सोच ले जो जहां ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हो। तो मैं जानता हूं कि भाई अगर मैं इसको ही देख पा रहा हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 80 है और एक्स माइनस वाई आपका 8 है। तो दोस्तों, ऐसी दो संख्या आप अगर देखेंगे तो मैं जानता हूं एक 9 होती है और एक 1 होती है। 9 और 1 कैसे होती है? यदि मैं एक्स के स्थान में 9 रखूंगा तो यह आएगा 9 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, तो यह आएगा 81 माइनस 1 यानी कि 80। और इस 80 दे रखा है एक एक्स माइनस वाई यानी कि 9 माइनस 1 जो कि 8 के बराबर है। तो इसका मतलब एक्स का मान दोस्तों 9 है और वाई का मान 1 है। मुझे इनका एवरेज निकालना, तो एवरेज होता है दोनों को जोड़ के मैं आधा कर देता हूँ, तो 9 प्लस 1 बटे 2 यानी कि आंसर आ गया 10 का आधा 5। तो दोस्तों आंसर इसका 5 करेक्ट होने वाला है। तो ये तो वो कंडीशन है, अगर आप विजुलाइज करना जानते हैं आप क्वेश्चन को देखकर डिजिट को सोच सकते हैं तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके डिजिट दिमाग में नहीं आती तो आप क्या करेंगे दोस्तों? तो आप कुछ नहीं, बस सिंपल मैं जानता हूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दोस्तों बड़ा फेमस फॉर्मूला है। ये दो वर्गों का अंतर कहलाता है। एक बार जोड़ देते हैं इसको हम और एक बार हम दोस्तों घटा देते हैं। तो अगर एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे तो ये 80 देखने को मिलेगा। लेकिन घटे हुए की वैल्यू दोस्तों मुझे पता है 8 है। तो अगर घटे हुए की वैल्यू 8 है तो अगर ये 8 है तो x प्लस वाई मैंने ऐसे छोड़ दिया, तो x प्लस वाई गुणा 8 बराबर है 80 के, यानी कि x प्लस वाई आपकी वैल्यू आ गई 80 ओवर 8 यानी कि 10। तो मुझे दो संख्या मिल गई, x प्लस वाई का मान मिल गया दोस्तों मुझे 10। अब आप ये बताइए x और y का एवरेज निकालना था, औसत। देखिए x एंड y का एवरेज का मतलब है अगर मुझे इनका एवरेज निकालना है यानी कि औसत निकालना है तो मैं सिंपल इन दोनों को जोड़कर आधा कर दूंगा। और यहाँ पर जोड़ मुझे पता है तो इसका मतलब x प्लस वाई का मैं आधा करने वाला हूँ और ये आधा आएगा दोस्तों आपका 5। तो इसलिए आंसर हमारा डी करेक्ट है। तो दोस्तों आप दोनों मेथड में से कोई सा मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि इतनी प्रैक्टिस करके जाएं कि जब आप एग्जाम में बैठे और ऐसा क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन सोल्व होने से पहले आपके लिए डिजिट आपके दिमाग में आ जाए, तो आपको क्वेश्चन सोल्व ही नहीं करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए बेहद अच्छा क्वेश्चन है। यदि आपने दोस्तों इस क्वेश्चन को करा तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा और नहीं कर पाए तो नो लिखिएगा। और आप यदि क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाए तो आप हमारा सॉल्यूशन देखिए कि इसे किस तरीके से करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 1 क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 1 इज इक्वल टू ए क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस बी क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस सी। हमें दोस्तों इसको कंपैरिजन करके वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले आप अगर इस पोर्शन को देखेंगे तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा 1 क्यूब रूट ऑफ 2 में दोस्तों इसका स्क्वायर करूंगा। अब मैं जाऊं तो 2 दूनी 4 ही होता है, प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 1। अब अगर आप थोड़ी देर के लिए इसको आसान बनाने के लिए क्यूब रूट ऑफ 2 को दोस्तों x मान लें तो ये क्वेश्चन मुझे देखने को मिलेगा 1 स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और मैं जानता हूं अगर इसमें x माइनस 1 की मल्टीप्लाई हो जाए ऊपर भी और नीचे भी तो दोस्तों नीचे सिंपल एक्स की क्यूब माइनस 1 हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। और एक्स की क्यूब क्या है यहाँ पर, अगर मैं एक्स की बात करूंगा तो एक्स की क्यूब दोस्तों मुझे मिलेगा यहाँ पर 2। ये क्यूब रूट इधर जाकर क्यूब में बदल जाएगा तो एक्स की क्यूब की वैल्यू मुझे 2 मिलने वाली है। तो एक्स की क्यूब की वैल्यू दोस्तों मैं 2 पुट करूंगा तो यहाँ पर मुझे देखने को मिलेगा एक्स माइनस 1 बटे 2 माइनस 1 यानी कि एक्स माइनस 1 इसका आंसर आ गया। अब दोस्तों एक्स माइनस 1 क्या है इस बात को आप और देखेंगे। x माइनस 1 यानी कि इसका सोल्यूशन जो मुझे मिला है वो x माइनस 1 मिला है और x है हमारा यहाँ पर
क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 1। और अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा इस पोर्शन से, किस पोर्शन से, कि क्यूब रूट ऑफ 4 का गुणज है दोस्तों a, मल्टीपल है 2, और अगर क्यूब रूट ऑफ 2 की बात करेंगे तो इसका मल्टीपल है आपका b, और इसके साथ इसने लिख रखा है दोस्तों c। अगर मैं दोनों तरफ कंपैरिजन करूंगा इन दोनों पोर्शन का, तो आपको मिलेगा मेरे दोस्तों कंपैरिजन के दौरान कि यहाँ पर 2 का क्यूब रूट की कोएफिशिएंट है 1, और यहाँ पर 2 के क्यूब रूट की कोएफिशिएंट है b, तो इसका मतलब b की वैल्यू दोस्तों मुझे 1 मिलने वाली है। और जो कांस्टेंट है यानी कि c, यहाँ पर c की वैल्यू दोस्तों अगर आप इधर देखेंगे तो -1 मिलने वाली है, और इधर आप फोर्थ के क्यूब रूट का कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब a को मैं 0 मान के चलूंगा, तो a आपका 0 मिला। और वैल्यू मुझसे पूछी गई थी a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या होगी। a का मान दोस्तों 0 है, b का मान 1 है, और c का मान आपका, a का मान 0, b का मान 1 और c का मान -1, तो आंसर आ गया दोस्तों 0। तो इसलिए आंसर हमारा a करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों, अच्छे का दिमाग हिला देगा, लेकिन यदि आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की, थोड़ा सा अपने निगाह को तिरछा करा, तो निश्चित रूप से आप इसका सोल्यूशन फर्स्ट इंस्टेंस में ही निकाल देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 3 और ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, p तथा q केंद्र वाले दो वृत्त हैं। भैया एक p केंद्र वाला वृत्त है और दोस्तों एक q केंद्र वाला है, और दोनों b और c पर प्रतिच्छेद करते हैं। अगर मैं बात करूंगा, एक q केंद्र वाला है और एक b पर कट करता है दोस्तों, और एक c पर कट करता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। p तथा q केंद्र वाले दो वृत्त पर क्रमशः a और d बिंदु इस प्रकार है कि a c और d सररेख है, यानी कि इस वाले ये p दे रखा था, ये q दे रखा था। यहाँ पर एक बिंदु है दोस्तों a से c को मिलाते हुए अगर इसे आगे बढ़ा दें तो ये आगे बिंदु d पर छेद करता है, जो इन्होंने कहा है। आगे ने कहा थी एंगल APB 130 है। भैया APB, अब आप सोचिए a यहाँ पर है, p यहाँ पर, b यहाँ पर, तो अगर मैं देखूंगा दोस्तों ये पोर्शन है APB, ये दे रखा है 130, तो सिंपल है, अगर ये 130 दे रखा है तो मैं जानता हूं ये एक चाप है, ये एक दोस्तों अर्क है। इस चाप से यदि मैं केंद्र कोण बना रहा हूं, तो परिधि पर इसी चाप से यदि मैं इसको ज्वाइन कर दूं दोस्तों बड़े सिंपल तरीके से देखेंगे, यदि मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो इसी चाप से, इस चाप से ये आपका परिधि पर कोण बनना है सर्कमफ्रेंस पर, और इसी चाप से दोस्तों केंद्र पर एंगल बनना है। और मैं जानता हूं कि परिधि पर बना कोण केंद्र बने कोण का आधा होता है, सॉरी नहीं बिल्कुल ये आधा होता है, 130 है, तो ये आपका 65 होने वाला है। अब इनने और क्या कहा है हमसे, आगे पूछते हैं। एंगल बी क्यू डी, यानी कि इसने इस एंगल की वैल्यू पूछी है। भाई ये वाला एंगल निकाल दीजिए। अब दोस्तों इस ये रफ चित्र है तो ये सीधी लाइन नजर आ रही है, पर वास्तव में ये सीधी लाइन नहीं है, थोड़ी तिरछी है, थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा नीचे भी हो सकता है। तो अब आप एक बात देखेंगे, अगर ये 65 है तो अगर मैं इसको देखूंगा तो ये 115 आने वाला है, और अगर ये 115 आ गया दोस्तों, अगर ये 115 आ गया तो मैं जानता हूँ ये इसका डबल होता है, ये आ गया 230। अब आप अगर ऑप्शन देखेंगे तो 230 कोई सा भी नहीं है, तो इसका मतलब मैं कोशिश करूंगा कि रिफ्लेक्सिव एंगल ना निकालकर ऑब्ट्यूज एंगल निकालूं। मैं जानता हूं पूरा कोण जो होता है दोस्तों ये 360 होता है, 360 में से ये 230 है, तो अगर मैं अब देख पा रहा हूं तो एंगल आएगा आपका 130, तो इसलिए आंसर दोस्तों हमारा बी करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। इससे पहले मैं आपका इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर कर दूं दोस्तों। जो मैंने आपको पढ़ाया, मैंने यहाँ पर ये पढ़ाने की कोशिश करी है कि यदि कोई सर्कल है, इस सर्कल में मैं एक चाप चुन लेता हूं। मैंने दोस्तों ये चाप चुन लिया यहां से यहां तक, ये इसका सेंटर है, और एक सर्कमफ्रेंस पर एक पॉइंट है, हमने ये भी मान लिया। तो अगर मैं सर्कमफ्रेंस पर एंगल बनाऊंगा दोस्तों कुछ भी, मान लो ये एंगल आपका 30 है, तो सेंटर पे एंगल हमेशा इसका डबल होता है। तो अगर ये 30 है तो ये आपका 60 होने वाला है। और यदि सेंटर पर कोई भी एंगल है तो सर्कमफ्रेंस पर उसका हाफ होता है। तो अगर ये 60 है तो 30 होता, अगर मान लो ये 90 होता तो दोस्तों इसका हाफ 45 होता। ये आप यदि बात करेंगे इस चाप को छोड़ते हो, बाकी पॉइंट कहीं भी चाहिए, अगर इस पॉइंट को दोस्तों मैं यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ भी अगर ले लूंगा तो ये एंगल भी दोस्तों इसका हाफ होने वाला है, अर्थात अगर ये 60 है तो ये भी 30 होने वाला था। अगर इस एंगल को मैं यहाँ बनाऊंगा, यहाँ भी ये 30 होने वाला है, यहाँ बनाऊंगा तो यहाँ भी 30 होने वाला है। तो आप इसे कहीं भी फॉर्म कर दीजिए, वहीं ये आपका 30 होने वाला है। अर्थात एक बात आपको ध्यान रखनी है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का डबल होता है, या वृत्त की परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो मैंने सिंपल इसी थ्योरम का यहाँ पर दोस्तों यूज करा है। ऐसा क्यों है दोस्तों, तो ज्योमेट्री की जब हम सीरीज आपको पढ़ाएंगे, आपके प्री पेपर से पहले इस चीज को कवर करा देंगे, आप इस बात से बेफिक्र रहिए, तो उसमें हम इसको डिटेल में समझाएंगे ऐसा क्यों होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर जाते हैं। ये कह रहा है C1 और C2 ओपर केंद्रों के साथ दो सेकेंडरी वृत्त हैं। दोस्तों ये सेकेंडरी वृत्त का मतलब है कि सपोज करो एक हमारा सर्कल है, बड़ा सर्कल है, और इसके अंदर एक दोस्तों छोटा सर्कल है।
और लेकिन छोटा जो सर्कल है और बड़ा जो सर्कल है ये दोनों एक दूसरे के सकेंद्र है, मतलब केंद्र दोनों के समान है। केंद्र दोस्तों यही है, बड़े सर्कल का भी केंद्र यही है और छोटे सर्कल का भी केंद्र हमारा सेंटर यही है। इसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल भी बोल देते हैं दोस्तों, जो दोनों सर्कल के सेंटर समान होते हैं। अब कह रहा है कि उनकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, यानी कि बड़ी वाली त्रिज्या है हमारे पास 12 सेंटीमीटर और छोटी वाली त्रिज्या है दोस्तों 3 सेंटीमीटर। इसने कहा है कि वृत्त C1 पर, दोस्तों ये जो बड़ा वृत्त है इसको C1 कहा है और जो छोटा वृत्त है इसको C2 बोल रखा है इसने। तो कह रहा C1 पर एक बिंदु A से, C1 पर एक बिंदु A है, हमने एक बिंदु A यहाँ कंसीडर कर लिया। तो इन्होंने कहा A से वृत्त C2 पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा हैं। एक स्पर्श रेखा दोस्तों अगर आप देखेंगे ये वाली है, और एक स्पर्श रेखा हम देखेंगे तो एक स्पर्श रेखा आपकी यहाँ को निकल कर जा रही है, और ये बिंदु B और C पर टच कर रही है, यानी कि ये बिंदु B है और ये बिंदु C है। आगे इसने कहा है 2 स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदु B और C है, तो चतुर्भुज ABOC का क्षेत्रफल, देखिए ये O है, तो हम बात कर रहा है चतुर्भुज ABOC का क्षेत्रफल। तो दोस्तों सिंपल मुझसे जो एरिया पूछा है, अगर आप देख पा रहे हैं तो मुझसे एरिया पूछा है मेरे दोस्तों इस पोर्शन का, ये जो आपको ब्लैक पोर्शन नजर आ रहा है इसका आपसे एरिया पूछा है। तो सिंपल है भाई, मैं क्या करने वाला हूं, मैं जानता हूं, मैं क्या जानता हूं कि यहां पर अगर बात करूंगा तो ये एक समकोण त्रिभुज है बीच वाला, ये 90 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि वृत्त पर खिंची स्पर्शी त्रिज्या पर लंब होती है, तो अर्थात ये 90 डिग्री है। तो अगर मुझे इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पता लग जाए तो मैं डबल कर दूंगा तो मुझे दोनों का निकल जाएगा। तो जाहिर सी बात है भाई, मुझे समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल निकालना, तो उसके लिए मुझे ये साइड पता होनी चाहिए। समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने का मतलब है आधार पता हो, लंब पता हो। तो दोस्तों ये मुझे पता है, ये दे रखा है 3 और ये बड़ी वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 12। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसको x निकालने वाला हूं, ये कितना आएगा। तो मैं जानता हूं समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय क्या होती है कि समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग यानी कि 12 का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो दोस्तों x का वर्ग आने वाला है 144 माइनस 9 यानी कि 135। अब आप सोचिए एक्स स्क्वायर 135 है तो x का मान 15 निम्मा 135 का वर्गमूल, और 9 का मतलब होता है 3 अंडरूट 15। तो ऑप्शन में अंडरूट 15 जरूर मिलेगा। तो देखिए अंडरूट 15 यहाँ भी है, यहाँ भी है, सभी ऑप्शन में अंडरूट 15 है। तो चलिए कोई बात नहीं। तो इसका मतलब आधार की वैल्यू दोस्तों मुझे पता लग गई, 3 अंडरूट 15 इसकी वैल्यू है। तो अगर मैं एरिया निकालूंगा तो दोस्तों एरिया निकाल लेते हैं। अगर आप एरिया की बात कर रहे हैं तो एरिया निकालने के लिए सिंपल सी बात है, ये होता है 1/2 एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस है हमारा 315 और हाइट है हमारी 3। तो यहाँ पर अगर देख पा रहे हैं तो 3 तिया 9 अंडरूट 15/2 इसका एरिया आया ऊपर वाले त्रिभुज का। पर मुझे पूरे चतुर्भुज का निकालना था तो इसलिए मैं डबल और कर दूंगा, तो 2 से 2 खत्म, तो आंसर आ गया 9 अंडरूट 15। तो दोस्तों आंसर इसलिए हमारा सी करेक्ट है। तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा भाई क्वेश्चन। यदि आपको क्वेश्चन हमारे अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों कोशिश कीजिए कि आप इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आई और ओ त्रिभुज एबीसी के क्रम से अंतकेंद्र और परिकेंद्र है। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसा है, अगर आप एग्जाम में बैठकर जिस तरीके से लिखा हुआ है ऐसे करेंगे तो इसमें फंस जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि विजुअलाइजेशन का उपयोग करें। विजुअलाइजेशन कैसे? तो इन्हें त्रिभुज की बात करिए, त्रिभुज कैसा इन्हें ये नहीं बताया, तो मैं सबसे पहले इसको त्रिभुज मान के चलूंगा कि ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज मैंने इसको कंसीडर करा, और समबाहु त्रिभुज आप जानते हैं एक ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए अब इसने आगे क्या कहा है, इसने आगे कहा है कि भाई ये एक सर्कल के माध्यम से दोस्तों मैं इसको बनाने वाला हूं, ये इसका एक सर्कल है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूंगा इसकी, इसमें एक परिवृत्त हमने ड्रॉ कर दिया। क्यों करा? क्योंकि इसने कहा है कैसे कि आई और ओ त्रिभुज एबीसी के क्रम से अंतकेंद्र और परिकेंद्र है। अगर ये त्रिभुज एबीसी है तो दोस्तों अगर समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का चाहे अंतकेंद्र हो, परिकेंद्र हो, लंब केंद्र हो, बहिकेंद्र हो, बहिकेंद्र दोस्तों त्रिभुज के बाहर होता है, तो ये चारों तो केंद्र जो होते हैं त्रिभुज के अंदर होते हैं, तो और एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तो मैंने मान के चल रहा हूं कि ये जो पॉइंट है ये हमारा अंतकेंद्र भी और परिकेंद्र भी है। इसके दो नाम हमने शुरू में रख दिए, आई बी और ओ बी। इनने आगे कहा है कि बढ़ाई गई रेखा ए आई, ये ए आई एक लाइन है, ये लाइन हमारी ये है ए आई, इसको त्रिभुज एबीसी के परिवृत्त को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करती है। तो परिवृत्त है दोस्तों आपका ये वाला, तो अगर इसको आगे बढ़ा दूं तो डी पर प्रतिच्छेद करने वाली है। चलिए आगे ने कहा है कि यदि एंगल एबीसी एक्स डिग्री, तो एबीसी दोस्तों ये एक्स है, लेकिन मैं जानता हूं एक्स ना होकर क्या लूंगा मैं 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 होता है। आगे ने कहा है कि बी आई डी वाई, तो बी आई डी यानी कि ये वाला एंगल, अगर आप बात करेंगे इस एंगल की तो ये वाई है,
और मैं जानता हूं दोस्तों कि अगर ये पूरा एंगल मैं निकालना चाह रहा हूं तो ये आपका एक चाप है और ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री है। और अगर मैं बात करूंगा मेरे दोस्तों ये 60 है, तो अभी मैं पढ़ के आया हूं कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि बने कोण का डबल होता है। तो ये 60 है तो पूरा 120 आने वाला है, जिसमें 60 इधर आएगा और 60 इधर आएगा। तो इसका मतलब y का मान भी दोस्तों मुझे 60 डिग्री पता लग गया। चलिए, तो इसका मतलब ये भी 60 ये भी 60, बीओडी जड़ दे रखा है, तो बीओडी ये भी जड़ यानी कि ये भी आपका 60 डिग्री होने वाला है। तो वैल्यू हमसे पूछी थी जेड प्लस एक्स यानी कि 60 प्लस 60 बटे 60। तो दोस्तों 60 प्लस 60 बटे 60 तो आंसर आ गया आपका 120 बटे 60। तो आंसर मिल गया आपको 2 देखने के लिए, इसलिए आंसर दोस्तों आपका सी करेक्ट है। तो दोस्तों अगर इसको आप नॉर्मल ट्रायंगल मान के करेंगे तो तब भी आंसर 2 ही आने वाला है, लेकिन फिर रेशियो में बनाने पड़ेंगे। वो क्वेश्चन इसकी तुलना में आपकी समझ को भी कहीं ना कहीं डेवलप तो करेगा ही, लेकिन पेपर में आपका समय ले जाएगा और कहीं ना कहीं आपको पेपर में उलझा सकता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप क्वेश्चन को जितना आसान बना सकते हैं उतना आसान बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव कर जाते हैं। इनने कहा है कि साइन थीटा बटे एक्स बराबर है कोस थीटा बटे वाई। तो दोस्तों सिंपल है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा पूछा है तो इसका मतलब ऊपर माइनस मिलने वाला है और नीचे कर्ण के रूप में अंडरूट में स्क्वायर रूट भी मिलने वाला है। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन ना तो ये करेक्ट है ना ये करेक्ट है, इन दोनों में से एक करेक्ट है। और यहाँ पर साइन पहले है और साइन का मतलब एक्स, तो इसका मतलब एक्स पहले आने वाला है, तो इसका मतलब ये आंसर भी नहीं है। तो ऑप्शन हमारा दोस्तों सी होने वाला है अगर आंसर की बात करेंगे। लेकिन यदि हम इसे सोल्व करते हैं तो सोल्व इस तरीके से करेंगे। मुझे पता है कि भाई साइन थीटा बटे एक्स बराबर दे रखा है कोस थीटा बटे वाई। तो दोस्तों अगर कोस को मैं नीचे ले जाऊं तो साइन थीटा बटे कोस थीटा का मान आपको देखने को मिलेगा एक्स बटे वाई, और ये होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा आपका एक्स बटे वाई है। और यदि मैं एक छोटा सा त्रिभुज बना लूं मेरे दोस्तों यहाँ पर समकोण त्रिभुज जिसमें थीटा ये है, तो मैं जानता हूँ टेन के लिए ये होता है एक्स और ये होता है आधार। अगर कर्ण निकालूंगा पाइथागोरस से तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वैल्यू पूछिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा की। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू मैं कैसे निकालने वाला हूँ, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो दोस्तों साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर एक्स और हाइपोटेनियस अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस कोस थीटा की मतलब है आपका दोस्तों आधार यानी कि बेस, बेस ओवर हाइपोटेनियस यानी कि अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये सॉरी ये बी नहीं वाई है, तो इसका मतलब एक्स माइनस वाई बटे कुछ आने वाला है और एक्स माइनस वाई बटे कुछ हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो आप दोस्तों अपने विजुलाइज का उपयोग करके ऐसे क्वेश्चन को भी डायरेक्ट हिट कर सकते हैं यदि आपको थोड़ी सी भी समझ है तो। चलिए ये कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन है। दोस्तों कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं, सपोज कि दो त्रिभुज हैं आपके, अगर आप बात करेंगे सर्वांगसम त्रिभुजों की, तो सर्वांगसम त्रिभुजों का मतलब क्या होता है मैं आपको ये समझा दूं। सपोज कीजिए एक लड़का आपके मोहल्ले में जिसका नाम है चिंटू, भाई ये है चिंटू, ये आपके मोहल्ले में नाम है इसका चिंटू भैया। अब ये स्कूल में पढ़ने गया, अब पढ़ने गया और वहां पर इसी चिंटू का नाम रखा किसी ने मोहन। तो चिंटू सेम है, आपका चिंटू है सेम, लेकिन नाम इसके अलग अलग हैं। तो अगर बात करेंगे स्कूल की, मैं इसको यहां बना रहा हूं, इसका नाम दोस्तों वहां पर मोहन रख दिया और मोहन को हम थोड़ी गणित की भाषा में लिखते हैं DEF। तो बताइए व्यक्ति तो एक ही है लेकिन नाम इसके दो हैं। तो जब व्यक्ति एक है तो इसकी उल्टी भुजा के बराबर बैठेगी, सीधी भुजा के बराबर बैठेगी, इसका चेहरा इसके चेहरे के बराबर बैठेगा, नाक इसकी नाक के बराबर बैठेगी। इसका मतलब वास्तव में इसके सारे अंक समान मिलेंगे। ऐसे दो त्रिभुज जिसके सारे अंक समान होने सर्वांग सम त्रिभुज कहते हैं, जिसे इंग्लिश बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो दोस्तों इसका मतलब होता है लिखने का तरीका कि त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज DEF, ये गलत है लिखने का तरीका, क्योंकि ये बराबर नहीं है, वास्तव में एक ही है और एक ही का सिंबल होता है दोस्तों ये वाला। तो इसलिए हम इसको इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। तो दोस्तों आप याद रखेंगे कॉन्ग्रुएंट का मतलब है सेम चीज को दो अलग अलग नामों से जानना। तो अब यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर क्या कहा गया है इस चीज को हम देख लेते हैं। दोस्तों इनने कहा है कि त्रिभुज ABC और DEF में, चलिए इसको ABC कह दूं मैं और इसे DEF कह दूं, ये DEF हो गया। में AB बराबर है DE के, AB बराबर है DE के, BC बराबर है EF के, BC बराबर है EF के। तो कह रहा है कि यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है DEF के। तो एक कंडीशन और कौन सी हो सकती है, तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, देखिए मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं, 4 कंडीशन में दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। 4 कंडीशन में कौन कौन सी में दोस्तों, इस बात को आप ध्यान देंगे। नंबर 1 है दोस्तों आपका साइड साइड साइड, यदि किन्हीं दो त्रिभुजों की तीनों साइड बराबर हैं। साइड कैसे भाई, जैसे सपोज करो ये एक त्रिभुज है हमारा त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज है आपका DEF। सपोज करो ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है।
तो यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में बराबर है, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। और लिखने का तरीका क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ। तो दोस्तों एक कंडीशन तो आपकी ये आती है। कंडीशन दूसरी आती है एस ए एस। इसका मतलब है साइड एंगल साइड, मतलब कि दो भुजा हम बराबर लेंगे। दो भुजा कैसे, मान लो कि ये भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है और बीच का एंगल बीच के बराबर है। एंगल दोस्तों दोनों भुजाओं के बीच का होना चाहिए, ये बात ध्यान रखेंगे आप। तो ये भी इस कंडीशन में दोनों ट्रायंगल हमारे सर्वांगसम होते हैं। तीसरी कंडीशन है दोस्तों एंगल साइड एंगल। अगर आप बात करेंगे कि मान लीजिए अब आप, मैंने कहा कि भाई ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर, और इन दोनों कोण के बीच की जो भुजा है इन दोनों कोणों के बीच की भुजा के बराबर है, तो यहाँ भी दोनों त्रिभुज दोस्तों सर्वांगसम होते हैं। और एक चौथी कंडीशन जो सबसे खास है वो ये है, चौथी कंडीशन है दोस्तों आर एच एस। आर एच एस जानते हैं आप, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। अर्थात यदि दो त्रिभुज हैं आपके पास, दो त्रिभुज कैसे भाई, हमने कहा दो समकोण त्रिभुज है मेरे दोस्तों आपके पास। दो समकोण त्रिभुज कैसे देखते हैं, एक आपका दोस्तों ये है समकोण त्रिभुज और एक हमने माना एक यहाँ है समकोण त्रिभुज। और ये दोनों समकोण त्रिभुज की एक खास बात है कि इसमें जो बताया है कि राइट एंगल यानी कि 90 है, ये भी 90 है, हाइपोटेनिस ये इसके बराबर है और इन दोनों में से कोई एक साइड, मैंने माना ये साइड इसके बराबर है। तो इन चारों कंडीशन में दोनों त्रिभुज दोस्तों सर्वांगसम होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए दो कंडीशन है जिनमें त्रिभुज सर्वांगसम हो इसकी गारंटी नहीं होती, हो सकते हैं लेकिन त्रिभुज कंफर्म सर्वांगसम होंगे इसको आप नहीं बोल सकते। आप पेपर में लेके जाइए उनको भी। दोस्तों पहली कंडीशन होती है एंगल एंगल एंगल। यदि किन्हीं दो त्रिभुजों के दोनों मतलब तीनों एंगल बराबर हैं तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। और दूसरी कंडीशन होती है दोस्तों साइड साइड एंगल। अर्थात यदि दो हम साइड ले लें और बाहर का कोई एंगल ले लें तो वहां भी दो त्रिभुज सर्वांगसम हो इसकी जिम्मेदारी नहीं है। तो इसलिए आप कोशिश करेंगे कि इन छह की छह बातों को ध्यान रख के जाएं। अब आप देखिए अगर आप इस क्वेश्चन की बात करेंगे मेरे दोस्तों, तो यहां पर आपने देखा कि दो भुजा आपस में बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो इन दोनों भुजा के बीच का जो कोण है, इन दोनों भुजा के जो बीच के कोण है ये आपस में बराबर होंगे तो ही त्रिभुज सर्वांगसम होगा। अर्थात एंगल एबीसी, एंगल एबीसी यहाँ भी नहीं है, एबीसी यहाँ भी नहीं है, एबीसी यहाँ भी नहीं है, तो एक ही बचा एंगल एबीसी बराबर होना चाहिए डीईएफ के। तो ये डीईएफ है, तो इसका आंसर हमारा दोस्तों डी करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव कर जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, त्रिज्या 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई जिनकी केंद्र 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दोस्तों सुने जरा, इनने कहा है कि भाई दो सर्कल हैं आपके पास, एक की त्रिज्या है 30 सेंटीमीटर, मैंने माना ये 30 सेंटीमीटर वाला वृत्त है, और एक है दोस्तों इससे थोड़ा बड़ा सर्कल, इसकी त्रिज्या है दोस्तों आपकी 40 सेंटीमीटर। चलिए अब इनने क्या कहा है, भाई छोटे त्रिभुज की त्रिज्या है आपकी 30 सेंटीमीटर और बड़े त्रिभुज की त्रिज्या है दोस्तों 40 सेंटीमीटर, और केंद्र है हमारा इसका यहाँ पर और इसका यहाँ पर। इन केंद्रों को यदि मैं मिला दूं तो इनके बीच की दूरी है 50 सेंटीमीटर। इसने क्या कहा है कि उभयनिष्ठ जीवा है दोस्तों ये वाली, चलिए इसको दूसरे कलर से हम ड्रॉ कर देते हैं। उभयनिष्ठ जीवा है दोस्तों आपकी ये वाली। अगर आप बात करेंगे उभयनिष्ठ जीवा है, इसी की लंबाई पूछ रहा है, तो हम सिंपल बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकालेंगे दोस्तों, देखें भाई ये दे रखा आपका 30 सेंटीमीटर और ये दे रखा है इसने 40 सेंटीमीटर, चलिए और ये दे रखा है इन्हें 50 सेंटीमीटर। तो दोस्तों मैं जानता हूं ये 3 4 5 है और 3 4 5 का मतलब है एक समकोण त्रिभुज जिसकी एक भुजा 3 है, एक भुजा 4 है और एक भुजा 5 है। समकोण त्रिभुज कैसे, मैं जानता हूं भी अगर किसी एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो वो त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करता है और वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो 5 पंजे 25, 25 जो है 3 3 9 4 चौक 16, 16 और 9 25 के बराबर होता है, तो इसलिए ये आपका क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। तो दोस्तों अगर आप एग्जाम में बैठे तो आपको इन चीजों को दोस्तों पेपर में याद करके जाना चाहिए। मेरा मत आपके लिए ये रहेगा कि आप पेपर में याद करके जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या याद करके जाए, इन्हें पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं, ये चुनिंदा है दोस्तों जो पेपर में काम आते हैं। एक तो है 3 4 5 बहुत फेमस, एक है 5 12 13, एक है 7 24 25, एक है दोस्तों 9 40 41, एक है 8 15 17, एक है आपका 11 60 61, एक है 12 35 37। देखिए और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन पेपर में जो आते हैं ज्यादातर इन्हीं का यूज होता है, तो आप इन्हें तो याद कर ही लें कम से कम। तो अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं यहाँ पर, मैं बताना चाह रहा हूं कि भाई ये 30 है 40 है 50 है। अगर मुझे ये पता लग जाए और ये कुछ नहीं है,
अगर आप थोड़ा तिरछी निगाह कर लेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता लगेगा मेरे दोस्तों कि ये एक समकोण त्रिभुज है और ये इसकी ऊंचाई है। और ऊंचाई निकालने का सिंपल सा तरीका है कि ये गुणा ये बराबर 30 गुणा 40 बराबर h गुणा 50। तो इसका मतलब 0 से 0 खत्म हो गया। ये आपका दोस्तों 5 से 6 बार चला गया, 6 चौक 24, तो h का मान आ गया 24 सेंटीमीटर। यानी कि ऊपर वाली लेंथ है 24 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है नीचे वाली भी 24 सेंटीमीटर आने वाली है। तो 24 ऊपर वाली 24 नीचे वाली, तो टोटल आ गई दोस्तों 48 सेंटीमीटर। तो इसलिए आंसर हमारा डी करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही आसान लगा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भाई? ओ केंद्र वाले एक वृत्त की दो जीवाएं हैं। दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ करा। अब मेरे दोस्तों इसकी दो जीवाएं, एक ए बी और एक सी डी। मैंने एक जीवा ए बी ड्रॉ कर दी, एक जीवा हमने सी डी ड्रॉ कर दी। ये ए बी है और दोस्तों ये सी डी है। सबसे पहले दोस्तों आप ये चित्र बनाना सीखेंगे। अगर आपने को चित्र बनाना आ गया तो कॉन्सेप्ट तो कोई भी लगा देता है भाई। एक दूसरे को पी पर प्रतिच्छेद करते हैं दोस्तों। ये जहां एक दूसरे को काटते हैं ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट दे रखा है इसने पी, ये है पी पॉइंट हमारा। अब इनने क्या कहा है? एंगल एडीपी 23 है, एडीपी। तो दोस्तों अगर आप देख पा रहे हैं एडीपी ये वाला एंगल है 23 डिग्री। चलिए आगे ने क्या कहा है? एंगल एपीसी 70, एपीसी ये कोण इसने दे रखा है दोस्तों 70 डिग्री। अब इसने कहा है कि एंगल बीसीडी बताइए, बीसीडी यानी कि ये वाला एंगल इसने पूछा है कि भाई इस एंगल को बताइए। दोस्तों आपको एक बात समझनी चाहिए, इससे पहले मैं इसको समझाना चाह रहा हूं। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आप जानते हैं, आपने बचपन में पढ़ा है और मैं भी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर एक चाप है, इस चाप से हमने कोई कोण यहां बना दिया और इसी चाप से एक कोण हमने कहीं और बना दिया, तो आप जानते हैं दोनों कोण बराबर होते हैं। वेरी गुड। कौन सी थ्योरम है कि एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं? तो वृत्तखंड क्यों? क्योंकि अगर आप देख पा रहे हैं तो ये एक चाप है, ये एक अर्क है। तो दोस्तों इसी अर्क से दो कोण बनने हैं, एक कोण ये बनना है और एक कोण ये बनना है। तो एक ही चाप से कितने भी कोण बनेंगे वो सब आपस में बराबर होंगे। तो ये इसलिए दोस्तों आपस में बराबर है। अगर मैं यहां भी ड्रॉ कर दूं तो इसकी लेंथ भी इन्हीं के बराबर आने वाली है। अगर यहाँ ड्रॉ करूंगा ये भी इतना ही आएगा, यहाँ ड्रॉ करूंगा तो ये भी इतना ही आएगा, यहाँ ड्रॉ कर दूं तो ये भी इतना ही आएगा और यहाँ ड्रॉ कर दूं तो ये भी इतना ही आएगा। तो ये सारे आपस में बराबर होते हैं। तो इसका मतलब मुझे ये पता लग गया कि भाई एंगल अगर ये पूछा है और ये इस चाप से बनना है तो इसी चाप से लेकर और इसी चाप से ये कोण बनना है। अगर ये बता दूं कितना है तो भी मेरा काम हो जाएगा। तो दोस्तों मैं इसे आसानी से निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं ये एक त्रिभुज है और इसको अगर आगे बढ़ा दूं तो ये बहिष्कोण है। और अगर मैं जानता हूं कोई त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए तो ये जो कोण होता है एक्स, ये अपने अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू इट्स द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। अर्थात अगर ये सपोज करो 40 होता, ये 30 होता, तो दोस्तों ये 70 होने वाला था। तो इसका मतलब अगर ये 70 है तो इन दोनों कोणों का योग है, जिसमें ये 23 है, तो दोस्तों ये आने वाला है आपका 47। और अगर ये 47 है तो ये भी 47 डिग्री है। इसलिए आंसर दोस्तों हमारा बी करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। एक पंचभुज भुजाओं वाले किसी बहुभुज का अंतः कोण है दोस्तों 2 अनुपात, अगर आप बात करेंगे अंतः कोणों की तो अंतः कोण है 2 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 5। दोस्तों सबसे पहले आप एक बात समझें, किसी भी बहुभुज के, ये जो बहुभुज यहां लिख रखा है, बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग होता है n-2 गुणा 180। ये दोस्तों किसी भी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग है। हम इसे किस तरीके से निकालने वाले हैं भाई? n-2 इंटू 180 है। अगर आप देखेंगे जैसे सपोज करो चतुर्भुज के, आप जानते हैं सबसे पहले त्रिभुज से शुरू करते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग निकालते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजा है। अगर मैं n की जगह 3 रख दूंगा, 3 में से 2 गया 1, 1 गुणा 180। तो दोस्तों इसलिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर चतुर्भुज की बात करेंगे, देखिए इसका सोल्व करने का तरीका ये है कि ये आया कहां से है। इसको अगर आप सोल्व करना चाहते हैं तो इसके पैरेलल यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। और मैं जानता हूं अगर ये कोण x है तो ये भी x है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल। अगर ये y है तो ये भी y है और ये z है। और मैं जानता हूं ये पूरा कोण 180 होने वाला है, तो इसलिए x प्लस वाई प्लस जेड 180 आने वाला है दोस्तों। तो इसलिए ये तो इसका मेन तरीका है। लेकिन अगर आप याद रखना चाहते हैं तो यहाँ पर रख सकते हैं। चतुर्भुज की बात करेंगे, इनकी जगह आप 4 पुट कर दीजिए, तो 4 में 2 गया 2, तो 2 गुणा 180। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। इसी प्रकार यहाँ पर दोस्तों पंचभुजा दे रखा है, तो 5 भुजा रखूंगा, तो 5 में 2 गया 3, तो 3 गुणा 180, तो 18 या 54, तो 540 डिग्री इसका आंसर आने वाला योग। तो लेकिन अगर मैं बात करूंगा यहाँ योग कितना है दोस्तों, तो अगर यहाँ योग करूंगा 5 5 10 3 13 3 16 तो 18, तो 18 डिग्री की वैल्यू है 540 डिग्री।
तो 1 डिग्री का मान आ गया 18 × 54 30 डिग्री। तो सबसे छोटे कोण की माप बतानी है, सबसे छोटा क्या है भाई 2, तो जब 1 30 है तो 2 आ गया, 30 दूनी 60 डिग्री। इसलिए आंसर दोस्तों हमारा सी करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव कर जाते हैं। इन्हें कहा है कि sec x + tan x = √3। दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्यों है आप इस चीज को समझें। सबसे पहले तो आप ध्यान रखें, अगर sec x + tan x दे रखा है, कोई भी वैल्यू दे रखी है दोस्तों, मैंने माना a वैल्यू दे रखी है, हमने कहा भी a से प्रेजेंट कर दिया इसको, तो आप याद रखेंगे sec x का मान डायरेक्ट निकल कर आता है दोस्तों a² + 1/2a। ये आप हमेशा से याद करके जाएंगे। ऐसा क्यों है इस बात को और समझ लें। भाई मैं जानता हूं अगर sec x + tan x को मैंने a मान लिया है, और मैं जानता हूं कि sec x - tan x अगर मैं निकालता हूं तो दोस्तों ये इसका रेसिप्रोकल होता है, इसका उल्टा होता है, तो ये आएगा 1/a। ऐसा क्यों है इस बात को समझे। मैं जानता हूं कि भाई sec² x - tan² x की वैल्यू होती है 1। ये एक आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी क्यों है, इस चीज को दोस्तों जब हम ट्रिग्नोमेट्री अलग से पढ़ाएंगे वहां समझाएंगे ऐसा क्यों है। अब मैं अगर इसको एक बार जोड़ दूं, sec x + tan x कर दूं, और एक बार घटाऊंगा sec x - tan x करूंगा, तो वैल्यू देखने को मिलेगी दोस्तों मुझे 1। और ये वैल्यू मैंने ले रखी है a, तो अगर a से भाग कर दूंगा तो ये मुझे मिलेगा sec x - tan x की वैल्यू 1/a। तो दोस्तों आप एग्जाम में बैठेंगे तो इतना लंबा कुछ याद नहीं रखेंगे, बस आप याद रखेंगे अगर sec x + tan x की वैल्यू दे रखी है तो sec x - tan x की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। और अगर मैं इसे जोड़ दूं तो tan से tan खत्म, तो जोड़ने पर दोस्तों अगर आप देख पा रहे हैं तो मुझे मिलेगा 2 sec x = a + 1/a। यानी कि sec x की वैल्यू दोस्तों मुझे मिलने वाली है a² + 1/2a। तो ये वैल्यू दोस्तों अगर मैं पेपर में बैठकर डायरेक्ट याद कर लूं तो सोने पे सुहागा होगा। भाई इतना लंबा मैं क्यों याद रखूंगा, बस मुझे मेथड आना चाहिए। तो ये जो पोर्शन है मैं ऐसा कुछ याद नहीं रखने वाला, मैं सिंपल पेपर में बैठूंगा तो ऐसे क्वेश्चन को देखकर अगर sec x + tan x दे रखा हो या cosec x + cot x दे रखा हो तो यहां से सीधी वैल्यू मेरे दोस्तों, यहां से मैं सीधी वैल्यू sec x की निकाल सकता हूं, और वो निकल कर आएगी जो दे रखा उसका वर्ग + 1/2√3। तो अगर आप देख पा रहे तो ये मुझे मिलेगा 3 + 1/2√3, यानी कि 2/√3 आ गया। और मैं जानता हूं sec में 2/√3 वैल्यू होती है दोस्तों 30 डिग्री की, तो इसका मतलब एंगल निकल गया 30 डिग्री। मुझसे पूछा था tan 3x, तो tan 3x x की वैल्यू 30 डिग्री, तो tan 90 आएगा, और tan 90 दोस्तों अपरिभाषित होता है, तो इसका आंसर हमारा ए करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन अगर आता है, और ये दोस्तों वेरी मोस्ट कंडीशन है, अगर आप सीजीएल का सेट उठाकर देखेंगे तो अगर प्री में 4 क्वेश्चन आए, 4 पेपर आए, 4 पेपर में से कम एक शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अर्थात अगर 40 शिफ्ट प्री में खुलेंगी तो 10 शिफ्ट में sec x + tan x से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आप इस पॉइंट को पेपर में लेकर जरूर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव कर जाते हैं दोस्तों। 12 को करने से पहले आप एक बात समझेंगे, आप यहां ध्यान देंगे, यदि sin x का मान cos y के बराबर है तो दोस्तों मैं क्या करने वाला हूं समझेंगे सभी। तो मैं जानता हूं भी cos को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि cos को मैं अगर sin लिख दूं तो मुझे 90 - y लिखना पड़ेगा, क्योंकि sin 90 - थीटा होता है cos थीटा, तो ये sin x की वैल्यू है। तो अब मैं जानता हूं sin से sin फिनिश हो जाएगा, तो x बराबर आएगा 90 - y को अगर इधर ले जाऊं तो x + y का मान आएगा 90 डिग्री। तो दोस्तों आप एक बात ध्यान रखेंगे कि यदि sin x बराबर है cos y के, तो यहां पर इन दोनों एंगल का योग हमेशा 90 होता है। और अगर आप इस चीज को दूसरे रूप में देखना चाहते हैं दोस्तों, अगर मैं cos y को नीचे ले जाऊंगा तो sin x बटे cos y का मान 1 होता है जब इन दोनों का योग आपको 90 हो। कैसे, एग्जामिनर आपसे कहेगा कि sin 58 डिग्री बटे cos 32 डिग्री का मान बताइए, तो अगर मैं देख पा रहा हूँ 58 और 32 हमारा 90 बैठेगा, इसलिए आप डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। तो आप जब एग्जाम में बैठे तो इन चीजों को पेपर में लेकर जाएं। तो अगर sin x बराबर है cos y की तो इन दोनों एंगल का योग होता है 90 डिग्री। ये अगर tan और cot है तो भी ये कंडीशन सत्य है, और अगर cosec और sec है तो भी कंडीशन सत्य है। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो sin x बराबर है cos y की, तो इसका मतलब इन दोनों का योग यानी कि 60 - थीटा प्लस 5 - 30, ये 90 डिग्री होने वाला है, क्योंकि ये x है और ये y है, तो x + y = 90। तो दोस्तों अगर आप देख पा रहे हैं तो 60 में से 30 गया, 30 बचा, 30 + 5 - थीटा = 90। तो अगर आप देखेंगे 5 - थीटा का मान आएगा 60 डिग्री, और हमसे वैल्यू पूछिए tan 5 - थीटा, और ये है हमारा 60 डिग्री। तो tan 60 होता है दोस्तों √3, इस बात को दुनिया जानती है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन 13 की तरफ मूव कर जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे भाई, मैं उम्मीद करता हूं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, बेहद ज्यादा आसान मेरे दोस्तों, ये आइडेंटिटी है।
और आंसर देखिए, आंसर गिनती में है, तो मुझे पता है भी इसको त्रिकोणमिति को सोल्व करूंगा तो उत्तर गिनती में आने वाला है। तो इसमें दो तरीके से कर सकते हो, या तो मैं इसको त्रिकोणमिति को सोल्व करूंगा जो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो मैं त्रिकोणमिति सोल्व करने से पहले ऐसी वैल्यू कुछ पुट करूंगा ताकि उत्तर आ जाए। मैं थीटा 45 पुट कर रहा हूं जिससे थोड़ा सा आसान हो जाए। तो अगर वैल्यू पुट करूंगा तो 1 प्लस कोट 45 होता है 1 और कोसेक 45 होता है √2। अब यहां करूंगा तो 1 प्लस टेन 45 होता है 1 और सेक 45 होता है √2। तो दोस्तों ये मिल गया 2 माइनस √2 और यहाँ पर मिला 2 प्लस √2। तो आंसर आ गया 2 दूनी 4 माइनस √2। तो सॉरी 2 दूनी 4 माइनस √2 का वर्क करूंगा 2 आएगा, तो 4 में 2 गया 2, इसलिए आंसर दोस्तों हमारा बी करेक्ट है। दोस्तों ये सेम क्वेश्चन आपको किसी दूसरे फॉर्म में भी चेंज कर सकता है 90 माइनस थीटा करके, तो आंसर यहाँ पर कोट आ जाएगा या कोसेक आ जाएगा। तो उस रूप में भी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछता है, आंसर हमेशा 2 ही आता है इसका। तो पेपर में याद भी कर सकते हैं और याद ना करें थीटा 45 पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए बहुत ज्यादा खास है, tan थीटा प्लस कोट थीटा 2 दे रखा, तो दोस्तों ये 2 तभी सत्य है जब ये भी 1 और ये भी 1 हो, क्योंकि मैं जानता हूँ 45 45 पर ये 2 होता है, एक एक होता है, तो आंसर 2 आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे tan 45 भी 1, तो 1 की पावर n है, तो मैं जानता हूँ 1 की पावर कितनी भी कर लो भाई, 1 1 कम 1 1 कम 1 सब 1 होता है, तो 1 की पावर n का मान भी 1 ही होता है। यहाँ कोट में भी 1 आना, 1 की पावर n का मान भी 1 होता है, तो आंसर हमेशा 2 ही मिलेगा, इसलिए आंसर दोस्तों हमारा ए करेक्ट है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा ये पोर्शन भी आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करें। चलिए मैं उम्मीद करता हूं आपने किया होगा। किसी विषमबाहु त्रिभुज के पार्क एबीसी के भीतर एक सीधा खंबा खड़ा है। दोस्तों जरा समझेंगे, भाई सपोज कीजिए ये एक त्रिभुजाकार पोर्शन है आपका और ये एक पार्क है, इसमें खंबा खड़ा है बीचों बीच इस तरीके से, यहाँ पर खंबा खड़ा है। आगे ने क्या कहा है, यदि हर कोने से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण समान है। अब सोचिए मैंने माना कि ये त्रिभुज था मेरे पास, अगर आप बात करेंगे भी हमने माना ये त्रिभुज था। अब मेरे दोस्तों अगर ये त्रिभुज है, अब त्रिभुज के तीनों कोनों से इस पे बीच में खड़ा है एक पोल, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें नजर आ रही होंगी। अगर ये पोल है और इस पोल पर दोस्तों इस शीर्ष से देख रहा हूं तो कोण बराबर, इस शीर्ष से देख रहा हूं तो कोण बराबर, इस शीर्ष से देख रहा हूं तो कोण बराबर, तो पूछा कि ये जो पोल का जो पॉइंट है नीचे ये कौन सा बिंदु होगा, तो इन्होंने कहा है कि त्रिभुज एबीसी में खंबे का पाद है, केंद्रक पर है, परिकेंद्र पर है, अंत केंद्र पर, लंब केंद्र पर। तो दोस्तों सिंपल है, मैं इसको समझाना चाहता हूँ बोर्ड पर। ये हमारा दोस्तों त्रिभुज हो गया। अगर आप बात करेंगे ये हमारा दोस्तों पोल है, मैंने इसको ही पोल मान लिया, तो अब आप देखेंगे यहाँ से ये दूरी, यहाँ से ये और ये सब एंगल बराबर है। तो अगर सब एंगल दोस्तों बराबर है, तो अगर ये सब एंगल बराबर है तो इसका मतलब है हाइट को बराबर होने के कारण जितनी भुजा ये है उतनी भुजा ये और उतनी भुजा ये है। और मैं जानता हूं अगर ये भुजा तीनों शीर्षों से समान दूरी पर है, तो दोस्तों हम एक ही कंडीशन जानते हैं, वो कंडीशन क्या है भाई, वो कंडीशन है मेरे दोस्तों कि वो पॉइंट हमारा त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है, इसलिए आंसर दोस्तों हमारा बी करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे दोस्तों। इस पोर्शन में, इस सीरीज में हमारे 15 क्वेश्चन थे। अगर आपको ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो आप इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि एसएससी में जो 9 अगस्त के बाद पेपर शुरू होने वाले हैं उनमें बच्चों को ये कंटेंट देखने को मिले और आपको समझ में आए कि भाई मैथमेटिक्स कितना आसान विषय है अगर हम इसको पढ़ने का तरीका थोड़ा सा बदल देते हैं। आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, उन कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए दोस्तों हम अलग से पीडीएफ बना, ये पीपीटी बनाकर लेकर आएंगे, वीडियोस बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि आपको आपका पेपर निकालने के लिए हमारा संभव आपका प्रयास कर सकें, मदद कर सकें। चलिए धन्यवाद।